हेलो एवरीवन। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन डिस्कशन आप लोगों ने देखा और कैसे हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक को यूज करके बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और बहुत इजी वे में चीजों को सॉल्व कर लिया, है ना। अब इन्हीं सब चीज को हम लोग जब सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे, सर्किट में सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद सीरीज सर्किट, फिर प्रॉब्लम डिस्कशन, उसके बाद हम लोग पैरेलल सर्किट के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, इतना बात यार, इतना ट्रिक कौन सिखाएगा आप लोग को, है ना। तो इतना ट्रिक आप लोग सीख रहे हो, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलो अभी मैं सीरीज सर्किट के जस्ट बाद अब पैरेलल सर्किट की बात करता हूं। तो यहां पे पैरेलल सर्किट की हम लोग बात करें, पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। इसमें भी बहुत से चीजें आप लोग को समझ में आएगा, छोटा छोटा चीज समझ में आएगा कि कैसे करना रहता है। करंट डिवीजन क्या है, उल्टे डिवीजन रूल आपने देखा, यूज हालांकि नहीं किया, मैंने ट्रिक बता दिया, लेकिन अब देखोगे करंट डिवीजन रूल क्या है, इसको भी यूज नहीं करोगे, इसका भी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, तो बहुत ही मजा आने वाला है। अब पैरेलल सर्किट की बात करोगे तो पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। लेट्स से मेरे पास पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है रेजिस्टेंस, तो आप लोग हेडिंग डाल लो रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका हम लोग पैरेलल सर्किट देखने वाले हैं, इस रेजिस्टेंस का। तो इस रेजिस्टेंस का पैरेलल सर्किट की मैं बात करूं तो लेट्स मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। लेट्स मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो चलो मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूं। ये जस्ट ये यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। करेक्ट, चलिए यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। मान लो यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लूं, यहां पे एक ले लूं, यहां पे और यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, और यहां पे सोर्स ले लेता हूं। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर देता हूं, ये मेरा काम आता है सब, है ना, आपको पता है। चलिए इसको यहां पे कॉपी कर दिया जाए इस पॉइंट पे, ये। तो चलिए यहां से मैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। तो ये मेरे पास लेट से R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और यहां पे क्या ले लूं, तो यहां पे मैं सोर्स ले लेता हूं। दिस वन इज योर प्लस माइनस। ठीक, ये वोल्टेज। ओके जी, और यहां से मैं बात करूं, यहां से मैं बात करूं तो ये मेरा रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2, ये R3, और मैं बोलूं इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, तो मान लो इसके क्रॉस, दिस इज योर प्लस माइनस, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, दिस इज योर प्लस माइनस, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, दिस इज योर प्लस माइनस, इसके क्रॉस वोल्टेज V3। और इस ब्रांच के क्रॉस करंट क्या है, तो ये मैं मान लेता हूं करंट I1, यहाँ पे करंट I2, और यहाँ पे करंट मैं मान लेता हूं I3, और इस V से टोटल करंट निकल रहा होगा विच इज इक्वल टू I। ओके, ये मेरा मेन सर्किट हो गया, ये मेरे पास मेन सर्किट हो गया। सो दिस इज माई मेन सर्किट, ये। ओके जी, ये मेरा मेन सर्किट हो गया। इसको मैं यहां पे रख देता हूं, जो मेरा काम ही आएगा, है ना, क्यों आएगा आपको पता है। चलो ये हो गया मेरे पास मेन सर्किट। अब आप लोग ने पढ़ा होगा केसीएल लॉ, तो ये मेरे पास क्या है, केसीएल लॉ की मैं बात करूं तो चाहे मैं केसीएल इस पॉइंट पे लगा देता हूं, इस पॉइंट पे, है ना, यहां पे लगा देता हूं। ठीक, तो आपको पता है कि यहां पे मैं लगाऊं तो ये करंट I2 I3 यहाँ से सब निकल रहा है। यहाँ से कौन सा करंट निकल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, I1 प्लस I2 है, और यहाँ पे कौन सा I3 है। तो टोटल I मैं इस पॉइंट पे KCL लगाना चाहूँ तो यहाँ पे आपका KCL लगेगा यहाँ पे, तो मेरे पास टोटल करंट क्या होने वाला है, I इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल करंट क्या होने वाला है, I इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर दूँ क्या, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, है ना। चलो ये कट, इस पे आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ। ओके, यहाँ पे, चलो ये दिख रहा होगा अब, चलो ये दिख रहा होगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं जस्ट KCL लिखा हूं, तो KCL लगाऊंगा उस पॉइंट पे, तो जस्ट मैं इस पॉइंट पे KCL लगाऊंगा, KCL। तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल करंट I जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल मिलेगा, ये KCL है। टोटल करंट जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल मिलने वाला है, दिस इज माई टोटल करंट। ओके, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में जाऊंगा तो I1 को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो I1 को मैं लिख सकता हूं, यहाँ का वोल्टेज क्या है मेरा V1 डिवाइडेड बाई R1। यहाँ पे मैं I2 को क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज क्या है मेरा V2 डिवाइडेड बाई R2।
और यहाँ से मैं I3 को क्या लिख सकता हूँ, I3 को वोल्टेज क्या है मेरे पास V3 डिवाइडेड बाई R3। तो ऐसा मैं I1 I2 और I3 को लिख सकता हूँ। दिस वन इज I1, ये मेरा I2 और ये मेरे पास I3। क्लियर है? I1 I2 I3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे देखो, ये प्लस और माइनस के बीच का वोल्टेज भी है, और ये आ गया प्लस 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 और ये माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी आपका प्लस, ये भी माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे भी होगा, भी होगा, भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट का जो वोल्टेज है V1 जो है वो बराबर होने वाला है V2 का, वो इक्वल है V3 का, और यही इक्वल है V का। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है। जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, प्लस और माइनस के साथ कनेक्टेड है, वो सब का वोल्टेज सेम होगा। तो यहाँ पे V1 V2 V3 सारे वोल्टेज सेम होने वाले हैं पैरेलल में, V1 V2 V3। ओके, तो यहां से हम लोग इसमें रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, लेट से मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम लोग रखेंगे तो टोटल करंट मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल करंट जो होता है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, और I1 का वैल्यू क्या है, तो V1 बाई R1, जिसको मैं V1 को भी लिख सकता हूं, तो V बाई R1, और ये हो जाएगा V बाई R2, और ये हो जाएगा मेरा V बाई R3। गॉट इट? सो V लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड से कैंसिल आउट होगा, तो जस्ट मेरे पास क्या मिला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये मुझे मिला यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया। और इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको पहले भी मैं कैपेसिटर के लिए सॉल्व कर चुका हूँ इस टाइप का इक्वेशन। तो R इक्विवेलेंट को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास हो जाएगा R1 R2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ गया। जस्ट यहाँ पे देखो, इसको आप लिखना भी है तो क्या लिख सकते हो, हाँ यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये देखो एलसीएम क्या आ गया तुम्हारे पास, R1 R2 R3। अब R1 R2 R3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो R1 कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, R2 R3, जिसको मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये लिख सकता हूँ। तो R इक्विवेलेंट तुम निकालोगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो तुमको मिलेगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये मिलेगा तुमको डिवाइड करने पे। आ रहा है बात समझ में? ये मिलने वाला है R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R1 इंटू R2 प्लस, वो सब जानते हो, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में आइडिया है आपको। ओके, इतना मिल गया R इक्विवेलेंट का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक दो पॉइंट आपको पता चल गया कि क्या क्या पता चल गया, कि जब हम लोग यहाँ पे पैरेलल सर्किट की बात किए, जब हम लोगों ने पैरेलल सर्किट की बात किए, पैरेलल सर्किट के बारे में बात किए, तो पैरेलल सर्किट के बारे में जब हम लोगों ने बात किया तो पैरेलल सर्किट में क्या हुआ, यहां पे देखो, पैरेलल सर्किट में हमारे पास क्या हुआ, पैरेलल सर्किट में कंक्लूजन की मैं बात करूं तो फर्स्ट कंक्लूजन, ठीक है, पैरेलल सर्किट की मैं कंक्लूजन की बात करूं तो यहां पे मुझे क्या मिला, फर्स्ट पॉइंट मुझे ये मिला कि पैरेलल सर्किट में हमेशा वोल्टेज जो होता है वो आपका बराबर होता है। V जो है V1 V2 VT है ना, ऑल एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज बराबर होगा। ठीक है, यदि R1 R2 R3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा। इतना क्लियर है? इसका मतलब V1 V2 V3 बराबर होगा, इक्वल होगा। सेकेंड, आपने ये पढ़ा कि पैरेलल सर्किट में करंट जो होता है वो एडिटिव होता है। इसका मतलब करंट जो होता है वो आपका डिवाइड होता है, करंट जो होता है वो आपका एडिटिव होता है। ठीक, तो करंट एडिटिव होता है, ये आपने देखा, करंट एडिटिव होता है। ठीक, तीसरी बात आपने क्या देखा कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट ऐसा लिखते हो, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस फॉर्म में आप रेजिस्टेंस को लिखते हो। ठीक है, इसका मतलब चौथा बात यहाँ पे लिखोगे
तो कंडक्टेंस के फॉर्म में इसको पैरेलल को लिखोगे तो ये हो जाएगा G1 G2 G3, तो ये आपका एडिटिव हो जाएगा, कंडक्टेंस एडिटिव हो जाएगा कंडक्टेंस के फॉर्म में आप लिखोगे तो। पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हो कि पैरेलल सर्किट में जो R इक्विवेलेंट होगा वो R इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका लेस देन होगा R मिनिमम से, R मिनिमम से। व्हाट डू मीन बाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो तुम्हारे पास कोई 3 रेजिस्टेंस है, एक R1 का वैल्यू तुम्हारे पास 1 ओम है, एक R2 का वैल्यू तुम्हारे पास 2 ओम है और एक R3 का वैल्यू तुम्हारे पास 3 ओम है। तो इन सब का पैरेलल सॉल्व करोगे, 1/R इक्विवेलेंट करोगे तो 1/1 प्लस 1/2 1/3, तो इसको जो भी सॉल्व करोगे तो जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 ही आएगा, मतलब जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे छोटा ही आएगा। इसका मतलब जब पैरेलल में रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है, स्मॉल वैल्यू आता है। तो इसी को मैंने लिख दिया R इक्विवेलेंट इज लेस देन द R मिनिमम। आगे बात समझ में? चलो, तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा, ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, पावर की मैं बात करूं तो पावर ऑलवेज सीरीज हो या पैरेलल, पावर ऑलवेज एडिटिव होगा। आपको टोटल पावर कोई पूछेगा है ना, तो भाई यहाँ का पावर, यहाँ का पावर, यहाँ का पावर ही यहाँ के टोटल पावर के बराबर होगा। दिस पावर द टोटल पावर, दिस टोटल पावर विल बी इक्वल टू द दिस पावर एंड दिस पावर। तो पावर ऑलवेज बी एडिटिव, आइदर सर्किट इज सीरीज और पैरेलल, डजंट मैटर। गॉट इट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिसको आपको लिखना चाहिए आपकी कॉपी में, और ये सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे बार बार पढ़ना भी है। ओके, ये क्लियर हो गया? सभी का क्लियर हो गया ये पॉइंट्स? क्या ये पॉइंट सभी का क्लियर हो गया? ओके, सभी का क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि पॉइंट्स क्लियर हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, है ना। इसको मैं जस्ट कॉपी करके रख ही लेता हूँ, मेरा काम ही आने वाला है ये। ठीक, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। चलो यहाँ पे, चलो अब मैं बात करूं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की। जैसे मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल की बात करूं, करंट डिवीजन रूल, इसी में करंट डिवीजन रूल की बात करूं तो करंट डिवीजन रूल इसके लिए क्या होगा? करंट डिवीजन रूल की मैं बात करूं तो करंट डिवीजन रूल की मैं बात करूंगा तो देखो, करंट डिवीजन रूल की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले है ना, सिंपल सी बात है, करंट डिवीजन रूल आप देखोगे 3 सर्किट है आपके पास, तो करंट डिवीजन रूल आप निकालोगे। मान लो तुमको यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालना है, सपोज समझो आप खुद I1 की वैल्यू को निकालना, तो क्या क्या चाहिए I1 निकालने के लिए? बताओ मुझे, इस I1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें? सपोज मुझे I1 की वैल्यू को फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए? इस I1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए वहां का वोल्टेज और वहां का रेजिस्टेंस चाहिए। तो वोल्टेज तो मेरा टोटल वोल्टेज भी है और ये मेरे पास हो गया R2। यही तो कॉन्सेप्ट है ना, वहां का मुझे करंट चाहिए तो मुझे टोटल वोल्टेज चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। अब जो टोटल वोल्टेज है, इस टोटल वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं? मान लो टोटल वोल्टेज मेरे पास है, ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इनटू टोटल करंट ऑफ द सर्किट। ऐसे ही तो लिखूंगा ना, R इक्विवेलेंट इनटू टोटल करंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, R इक्विवेलेंट मैंने निकाला हुआ है इसका, R इक्विवेलेंट मैंने क्या निकाला हुआ है? मैंने निकाला हुआ है इसका R1 R2 R3, ये तो R इक्विवेलेंट है, इनटू I, यही मेरा भी है, ये डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये नीचे का सेम रहेगा तो नीचे का वरी मत करो आप, ये मेरा भी का वैल्यू, इसको यहां रख देता हूं मैं। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, I1 मुझे चाहिए तो करंट का यहां पे मैंने गलत लिख दिया है। ये जस्ट मुझे I1 चाहिए, तो जस्ट मेरा जो फॉर्मूला होता है I1 मुझे चाहिए, तो I1 निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है? I1 निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R1। ये तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे क्या मिल गया? I1 टोटल वोल्टेज मुझे ये पता है, ठीक, उसी में R1 का डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल वोल्टेज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है मेरे पास टोटल वोल्टेज? R1 R2 R3 I डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। देखो तो इतना बड़ा फॉर्मूला बनता है, देख के ही डर लग जाता है हमको, देख के ही डर लग जाता है ना, इनटू 1/R1। तो इतना बड़ा फॉर्मूला जब देख के डर लग जाता है तो यूज कैसे करेंगे? फिर इसको नहीं करेंगे ना, इसलिए मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगा इसका। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा I1
अब I1 को मैंने निकाला तो ये मेरा हो गया I, और ये हो जाएगा R2 R3, जैसे कैपेसिटर के लिए आया था वही चीज, और ये हो जाएगा मेरे पास R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये मेरे पास करंट का वैल्यू मिला। सिमिलरली आप चाहते हो I2 की वैल्यू को फाइंड करना, तो सिमिलरली आप I2 की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो, I2 की वैल्यू को। ओके, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा I, और ये तुम्हारे पास 2 निकालना है तो 1 और 3 लिख दो यहाँ पे। सेम चीज उतना टाइम जो बात किया था मैं, ये तुम्हारा हो जाएगा R1 R2, और ये तुम्हारा हो जाएगा R2 R3, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा R3 R1, सेम चीज। सिमिलरली आप I3 निकालना चाहते हो तो अब 3 आ गया, तो ये तुम्हारा टोटल करंट होने वाला है, और यहाँ पे तुम्हारा R1 और R2 होने वाला है, डिवाइडेड बाई नीचे का सेम एज इट इज R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। सर लेकिन ये फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे सर, कोई शॉर्टकट ट्रिक बता दो यार, इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ी नहीं यूज करेंगे अपन। इतना फॉर्मूला यूज करते करते तो हमारा सर बहुत टाइम निकल जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बहुत कम टाइम मिलता है, 20 से 25 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। ये फॉर्मूला लगाते लगाते तो सर हमारा एग्जाम ओवर हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सर शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा? शॉर्टकट ट्रिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलो चलते हैं शॉर्टकट ट्रिक में। अपन यहां से शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं, चलो इसके बारे में, शॉर्ट ट्रिक के बारे में बातें करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के मैं बारे में बात करूं यहां से, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अपने को सॉल्व करना है विद इन अ सेकेंड। तो यहां पे देखो, यहां पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कैसे करना है यदि मैं बोलूं तो आप अब यहां पे देखिए, यहां पे मान लो आपके पास है पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस है, ये ठीक है जी, इस तरीके का, और मैं बोलूंगा कि चलो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे दिया गया है, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू है ना, और R3 का वैल्यू, ये सब दे दिया गया है आपको। ठीक, ये सब वैल्यू आपको दे दिया गया है, ये बोल दिया। चलो यहां का आपका दे दिया 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, और ये आपके पास 6 दे दिया। ओके, तो आपको पता है ना, क्या मैं बताता हूं कि हमेशा रेजिस्टेंस और करंट दो चीज, वोल्टेज तो सब में सेम है यार, वोल्टेज का कोई मैटर नहीं है, रेजिस्टेंस और करंट में रिलेशन क्या होता है भैया? आपको यहां पे करंट निकालना है ना, आपको क्या निकालना है? I1 रेशियो, I2 रेशियो, I3। तो रेजिस्टेंस करंट, रेजिस्टेंस और करंट में क्या रिलेशन है? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, या I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हो, या I इनवर्सली या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है? करंट निकालना है, तो करंट को हमने लिख दिया रेशियो में। अब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है, देखो यहाँ पे 1/2 each to 1/4 each to 1/6। अब तुमको करना कुछ नहीं है, 2 4 6 का एक ऐसा नंबर सोचना है जो तीनों से कट जाए। 8 6 से नहीं कटेगा, 6 4 से नहीं कटेगा, 12 2 से कटेगा क्या? हाँ 2 से कटेगा। 12 4 से कटेगा, हाँ 4 से भी कट रहा है। 12 6, हाँ 12 मिल गया यार, 12 तो मिला। तो यही 12, तो 12/2 मैंने किया, कितना आ गया? 6 आ गया। 12/4 मैंने किया, 3 आ गया। 12/6 मैंने किया, 2 आ गया। ठीक, तो 6 3 9 2 11 यूनिट, ये 11 यूनिट। हाँ चलो यहाँ पे मैंने करंट तो दिया ही नहीं, लेट से यहाँ पे जो टोटल करंट है आपके पास वो 33 एम्पियर ले लो आप। तो 11 यूनिट इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया, मान लो 33 एम्पियर है। तो भैया 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 11 कम 11 11 3 33, तो 3 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 यूनिट जो है वो 3 एम्पियर के बराबर आया। तो बताओ तुम्हारे पास कितना यूनिट है बेटा? तुम्हारे पास है 6 3 2। तो 6 यूनिट कितना बराबर हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसमें 3 का, मल्टीप्लाई करो 3 का, मल्टीप्लाई करो 3 का। तो I1 कितना आ गया? इसका मतलब तुम्हारे पास I1 की जो वैल्यू आ गया 6 3 18 एम्पियर। आया बात समझ में? I2 का वैल्यू 9 एम्पियर और I3 का वैल्यू 3 दूनी 6 एम्पियर। और जोड़ के भी देख लो, 9 6 15 और 18 33 आ गया, आ गया। यही तो करना था, यही तो ट्रिक है। तो जो उसमें कैपेसिटर के लिए किए थे ना, वही यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए करना है, और जो वहां पे रेजिस्टेंस के लिए किया था वही पैरेलल में कैपेसिटर के लिए करना है ना मजेदार चीज? क्यों बच्चों, आ गया समझ में? मजा आ गया सभी को? तो शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू कोई भी क्वेश्चंस को आप विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करें? चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अपन। आ जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं।
चलो इधर आओ, थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, चलो इधर आ जाओ आप लोग। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है। चलो अभी आपको दे दिया यहाँ पे, अभी आपको दे दिया यहाँ पे, ये हो गया मेरा कॉपी, और ले लेता हूँ ना मैं इधर पे, यहाँ पे ये पेस्ट। चलो यहाँ पे लेट अस कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस में कुछ भी ले लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे मैं 5 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, कुछ भी ले लिया ना। आप बोलोगे सर आप तो इजी इजी लेते हो, अरे कुछ भी ले लिया। चलो ये रेजिस्टेंस, ठीक। आपको क्या करना है, I1 I2 I3 निकालना। तो जस्ट मैंने लिखा ये I1 ये I2, ये भी लिखने की भी नहीं है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है, एक ऐसा नंबर सोचना है, देखो एक ऐसा नंबर सोचना है, मैं तो लिख भी देता हूं, जो तीनों से कट जाए। 6 कटेगा क्या नहीं, 12 कटेगा क्या नहीं, 15 कटेगा क्या नहीं, तीनों से कौन सा नंबर कटेगा यार। 6 5 4 है, तो यदि मैं 30 ले लूं तो 30 ले लूं तो 6 से कटेगा, कटेगा 5 से कटेगा, 4 से 30, 30 4 से 15 नहीं कटेगा। 60 ले लूं तो 6 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से भी कटेगा 60, तो 60 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 लिया, 60 को 4 से डिवाइड किया, 60 को 4 से डिवाइड किया, कितना आएगा 15 रेशियो। 60 को 5 से डिवाइड किया, 12 पंचे 60 12, 60 को 6 से डिवाइड किया 10। देखो ऐसे नंबर सोचना है आपको। अब ये कितना यूनिट हो गया, 15 और 10 25, 25 और 12 कितना होता है 25, और 12 होता है 27 और 37, तो ये तुम्हारे पास हो गया 37 यूनिट। ऐसे लिख लो 37 यूनिट। ये जोड़ो इसको, 15 12 कितना होता है 27 और 10 37, तो 37 यूनिट। टोटल करंट मान लो तुमको दे दिया, यहाँ पे कितना दे दिया, मैंने आपको दे दिया 74 दे दिया, मान लो 74 एम्पियर। मैं कुछ भी ले लिया ना, अभी मैं थोड़ा कटेगा करके उसी अकॉर्डिंग लेता हूं मैं। मान लो 74 ले लिया, 74 एम्पियर यहाँ पे टोटल करंट है, तो ये मैंने ले लिया 74 एम्पियर। तो 37 से 74 2 टाइम कटेगा, तो 1 यूनिट मेरे पास कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। तो भैया कितना यूनिट है 15 12 10, तो मेरे पास I1 का वैल्यू कितना आ गया 15 दूनी 30 एम्पियर। I2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 12 दूनी 24 एम्पियर। सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 10 दूनी 20 एम्पियर। I3 का वैल्यू कितना आ गया 10 दूनी 20 एम्पियर। सबको जोड़ो, ऐड करो, 30 20 50 और 24 74 एम्पियर। देखो 74 एम्पियर प्रूफ भी हो गया। तो ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, जिसके थ्रू आप चीजों को बहुत ही कम टाइम में ना सॉल्व कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में, क्लियर हो रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार बताओ। हो रहा है ना, अरे अच्छे से क्लियर हो गया यार, क्यों नहीं होगा, बहुत इजी ट्रिक है। इसमें कोई करंट डिवीजन रूल यूज नहीं करो, आप खुद करंट डिवीजन रूल यूज करके देखना कितना टाइम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा। तीनों करंट को निकालो बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो फट फट सॉल्व करोगे आप। चलो यहाँ पे ले लो आप, मान लो ये तुम्हारे पास 4 है, ये आपके पास कुछ भी ले लो, 1 है, ये आपके पास 3 है, कुछ भी ले लो ना, 4 3 1। देखो अब तो और शॉर्टकट बनाओगे, देखो अब और क्या शॉर्टकट बनाओगे, शॉर्टकट अब और कैसे होगा, देखो यार कुछ नहीं करना है, लिखना कुछ नहीं है। अब I1 I2 I3 मैं क्यों लिखूं, नहीं लिखूंगा। चलो अब मैं क्या करूंगा, 4 1 3 है मेरे पास, एक ऐसा नंबर सोचना है जो सबसे कट जाए। 4 से नहीं होगा, 12 से कटेगा तीनों, हाँ कटेगा। 12/4 मैंने किया, 12/4 मैंने किया तो 12/4 3 आता है, लिख दिया। 12/1 मैंने किया तो 12 ही आएगा, 12/3 मैंने किया तो 4 आएगा, ठीक। तो 12 3 15 और 4 19 आ गया, तो मेरे पास टोटल 19 यूनिट आ गया। 19 यूनिट आ गया, तो अब तुमको इसको देखना है ना। मान लो ये तुम्हारे पास 76 दे दिया, 76 एम्पियर, करंट का वैल्यू 76 एम्पियर, तो ये यहाँ पे रख दो 76 एम्पियर। कटा के देखो 19 से कट रहा है कि नहीं, हाँ। तो 19 दूनी 38, 19 चौक 76 होता है क्या, हाँ 20 चौक, हाँ 19 चौक 76, तो 19 से कम 19, 19 चौक 76, ये 4 से कट गया, तो 1 यूनिट तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 यूनिट तुम्हारे पास आ गया 4। अब सर आप तुम लोग बोलोगे सर आप ऐसे ही नंबर लेते हो जो कट जाए, अरे नहीं लूंगा तो क्या नहीं कटेगा, क्या डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या फर्क पड़ता है, डेसिमल में भी आ जाएगा, कोई दूसरा लूंगा तो करना आप लोग, है ना। तो 1 यूनिट 4 एम्पियर, तो 3 यूनिट कितना आ गया, 4 3 12 आ गया। देखो तुम्हारा I1 का वैल्यू तुम्हारा आ गया, देखो फटाफट ऑप्शन देखा करो। I2 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 एम्पियर आ जाएगा, तो ये 48 एम्पियर। I3 का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, I3 का वैल्यू 4 चौक 16 एम्पियर। देखो इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा 76 से ही आएगा, जोड़ के देखो आप। अब बताओ
अब बताओ भाई किसको समझ में नहीं आ रहा है ना, किसको समझ में नहीं आ रहा है, अब बोलो। क्लियर है? 50 मतलब ये हो गया 60 और 60 और 16 76 आ गया ना। तो ऐसे करके आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, यही शॉर्टकट ट्रिक है। चलो अब इंडक्टर के लिए बातें करते हैं। इसके लिए तो बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, इसके लिए बहुत बातें कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडक्टर के लिए। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडक्टर के लिए। तो चलो अब यहां से बात करते हैं इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए भी सब चीज सेम है, इसके लिए कुछ नया नहीं है। इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए सब सेम चलेगा, कुछ नया कुछ भी नहीं है ना। इंडक्टर के लिए मैं कंक्लूड करूं, इस पॉइंट को कंक्लूड करूं, तो मान लो यहां पे आपके पास इंडक्टर है, यहां पे आपके पास इंडक्टर है, यहां पे आपके पास इंडक्टर है, और ये आपने इसको सप्लाई दिया हुआ है, ये आपने सप्लाई दिया हुआ है। ओके, ये इस तरीके से आपने इसको सप्लाई दिया हुआ है। ये चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ये इंडक्टर के लिए। तो ये मेरे पास क्या है, जस्ट मेरे पास सेम है यार, इसको फिर से क्या बताऊं मैं, वही तो है। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, सब में वोल्टेज सेम है, भी ये भी है। करंट डिफरेंट होगा, ये I1 I2 I3 ले लो, तो यहाँ पे I1 ले लिया, यहाँ पे I2 ले लिया, यहाँ पे हमने I3 ले लिया, और ये तुम्हारे पास टोटल करंट I हो गया। ओके, वोल्टेज तो सेम है यार, सब में भी ही होगा। तो यहां से आप क्या निकालना चाह रहे हो, कुल मिला के यहां से आप L इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हो, तो L इक्विवेलेंट तो वही मिलेगा ना। L इक्विवेलेंट का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, L इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिलेगा L1 L2 L3 डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 प्लस L2 इंटू L3 प्लस L3 इंटू L1। करेक्ट, ये तुम्हारा आंसर मिलेगा। ओके, L इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब यहां पे L इक्विवेलेंट तो तुमको मिल गया, ध्यान से देखो, L इक्विवेलेंट तो तुमको मिल गया। अब क्या निकालना चाह रहे हो अब क्या इसमें निकालना चाह रहे हो, बस और क्या। इसमें भी सेम कंक्लूजन लिख सकते हो कि यहाँ पे करंट जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होगा, इसमें भी है ना। करंट जो होगा I वो आपका एडिटिव I1 प्लस I2 प्लस I3 होने वाला है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वोल्टेज जो है वो सब सेम होने वाला है ना। थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि एनर्जी जो है वो आपका क्या होने वाला है, एडिटिव इन नेचर होने वाला है। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 एनर्जी तो जुड़ेगा जैसे पावर होता था। चौथा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पावर जो होता है ना, वही चीज़ है, एनर्जी पावर एक ही है मान के चलो अभी, ये होने वाला है। करंट सेम होने, करंट वोल्टेज सेम होने वाला है, हाँ। एनर्जी आपने लिख लिया, और क्या लिख सकते हो भैया यहाँ पे, हाँ, L इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो आपका लेस देन होने वाला है L मिनिमम से, L मिनिमम से लेस देन होने वाला है। तो ये जस्ट L इक्विवेलेंट विल बी लेस देन द L मिनिमम, आप ये लिख सकते हो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हो। ओके, जल्दी से मैं इसमें भी सेम करंट डिवीजन रूल की मैं बात करूं, यहाँ पे भी मैं करंट डिवीजन रूल की बात करूं, तो करंट डिवीजन रूल की इसमें भी मैं बात करूंगा, तो क्या होगा। बाकी चीजें आप लोग जानते हो, है ना, बाकी आपका सॉल्व कैसे करना है वो जानते हो, ठीक। ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहां से जितना करंट गया इसमें डिवाइड हुआ, और यहां से वही करंट उतना ही वापस आया, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में है। ओके, चलो, और वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैरेलल जस्ट आप कर सकते हो, ठीक। ये हो गया। तो मान लिया जाए ये मेरे पास L1 है, ये मेरे पास L1 है, ये मेरे पास L2 है, ये मेरे पास क्या है L3 है, और ये मेरे पास वोल्टेज है। और मान लिया जाए यहाँ के करंट, यहाँ के करंट, यहाँ के करंट को, इसको हम लोग I1, इसको हम लोग I2, इसको हम लोग I3 मान लेते हैं। तुमको यहाँ पे निकालना है I1 I2 I3, तो सेम फॉर्मूला यार, करंट डिवीजन रूल आप यूज करोगे। हालांकि मैं कभी भी इस फॉर्मूला को यूज नहीं करता, लेकिन आप करंट डिवीजन रूल यूज करोगे, ठीक है। तो आपका क्या फॉर्मूला मिलने वाला है, फर्स्ट आपको I1 का जो वैल्यू है वो मिलने वाला है क्या, टोटल करंट इनटू, अब 1 निकाल रहे हो तो L1 को छोड़ दो, यहाँ पे लिख लो L2 और L3 लिख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल L, जैसे L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1, करेक्ट। तो नीचे में सेम मिलेगा। I2 निकालोगे तो जस्ट यहाँ I हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा L1 इंटू L3, नीचे सेम रहेगा, जैसे कि L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1।
एंड यहाँ से I3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल करंट I, और ये तुम्हारा L1 L2 हो जाएगा, नीचे में सेम रहेगा, तो ये जस्ट L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1, ये ठीक है। सो दिस इज योर I1, दिस इज योर I2 एंड दिस इज योर I3। क्लियर है? तो ये जस्ट आपको करंट डिवीजन रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को इंडक्टिव के फॉर्म में लिखते तो इंडक्टेंस भी सेम आता। मान लिया जाए इसी को हम लोग ये बोल देता मैं कि यहां पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस मान लिया जाए यहाँ का XL1 है, यहाँ का XL2 है, यहाँ का XL3 है, ओके। और ये तुम्हारा टोटल वोल्टेज है एंड जस्ट मैं यहाँ के करंट को मान लो I1 I2 I3 बोल लो। दिस इज योर I1, दिस इज योर I2 एंड दिस इज योर I3, करेक्ट। ये सो यहां से मैं यहां पे भी लगाना चाहूं करंट डिवीजन रूल CDR, तो इसके लिए भी सेम होगा जो रेजिस्टेंस के लिए था, जो इंडक्टर के लिए था, इसके लिए भी सेम होने वाला है। तो यहां से भी मैं लिखूं I1 के फॉर्म में, तो I1 क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल करंट, ठीक। अब 1 के लिए निकाल रहे हो तो XL2 जो है वो आपका XL3 होगा, और नीचे का सेम X लिख देता हूं मैं नीचे को, ठीक है। वही X मतलब समझते हो ना, चलो X का मतलब समझ लो, XL2 XL3 XL3, क्योंकि लिखने में मजा नहीं आता इसको, है ना, बार बार XL1, ठीक। I2 आप लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा I2 है तो XL1 इंटू XL3 हो जाएगा, नीचे में वही X, और यहां पे तुम I3 को निकालोगे तो I3 में क्या होने वाला है, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जस्ट योर I3, ये तुम्हारे पास करंट हो जाएगा, और ये XL की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये I3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1, ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल रिएक्टेंस X, गॉट इट। तो इतना चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ओके। चलो इतना चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, तो वही है यार। तो कुल मिला के मैं बोलूं ना कि यदि यहां से कंक्लूजन पॉइंट ये है कि भैया जब हमारा यहां पे देखो इंपेडेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XC होता है। तो मैं R के लिए बता दिया तो R, L, XL, XC सबके लिए सेम होने वाला है, अलग से इसको पढ़ने की नीड नहीं रहता आप लोगों को, सेम फॉर्मूला सबके लिए। बस इंपेडेंस जो होता है इसके लिए रूल चेंज हो जाता है। इंपेडेंस जो होता है वो आपके कैपेसिटर का, वो आपके पास क्या हो जाता है, ये जो कैपेसिटर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस। तो इसलिए इसका कैपेसिटर के लिए जितने भी रूल है वो चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है वो। सीरीज के लिए पैरेलल वाला, पैरेलल के लिए सीरीज वाला, ये ठीक। तो इन सारे चीजों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आ गई बात समझ में सभी को? क्या सभी को क्लियर हो गया ये चीजें? क्या आप सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट्स? क्या सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? चलो चलो, ये जो है ये फालतू का मैंने खींच दिया, हाँ अब ठीक है। कॉपी। अब चलिए इधर देखिए आप लोग, यहां पे देखिए, लेट अस अज्यूम दैट कि यहां पे तुम्हारे पास क्या पता है, यहां पे तुम्हारे पास ये XL1 2 और ये 3 ना पता नहीं, ये मान लो तुम्हारे पास दे दिया, ये आपका 2 हेनरी दे दिया, ये 8 हेनरी दे दिया और ये 4 हेनरी दे दिया। करंट निकालो, चलो हेनरी में दिया है तो क्या हो गया, करंट निकालो बोल रहे, तो अपन को क्या करना है, करंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, अपने को क्या लिखना है भैया, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देना है 1/2 1/8 1/4, करेक्ट, क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसमें सोचना है एक ऐसा नंबर जो तीनों कट जाए, हाँ 8 से 2 करता है 4 भी 8 भी, तो 8 LCM आ गया, तो LCM कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया, ठीक। 8 से सब कट जाता है, 8/2 करो तो 8/2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 8/8 1 आएगा, 8/4 2 आएगा, तो 4 2 6 7 7 यूनिट तुम्हारे पास आ गया। मान लो यहाँ पे आपका 21 एम्पियर का करंट है, 21 एम्पियर का करंट है, तो 7 यूनिट जो है आपका 21 एम्पियर है, तो 1 यूनिट तुम्हारे पास कितना आ गया, 7 या 21 3 एम्पियर का, तो भैया कितना यूनिट है, 4 1 2, तो I1 कितना आ गया, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ 3 का, तो 4 3 12 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, और I3 का वैल्यू 3 दूनी 6 एम्पियर,
करेक्ट। तो ये सब ना पता होना चाहिए एक स्टूडेंट को इस तरीके से, ठीक। तो अब वो रजिस्टर बोले, इंडक्टर बोले, क्या फर्क पड़ता है, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोले क्या फर्क पड़ता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और देखो यहां से, एक क्वेश्चन और देखिए यहां से, चलो एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। चलो यहां पे ये XL, XL2, XL3, मान लो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे XL2 का वैल्यू 3 दे दिया, यहाँ पे XL3 का वैल्यू 5 दे दिया, XL2 है ना, और यहाँ पे XL3 का वैल्यू 7 दे दिया, ठीक, 7 दे दिया। अब एक इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3:1/5:1/7। एक ऐसा नंबर सोचो जो तीनों से कट जाए, तो 21 नहीं कटेगा 5 से, 35 3 से कटता है, 35 नहीं करता है, क्या कटेगा यार, 7 पंचे 35 दूनी 70, क्या से करें, एलसीएम निकालो, ज्यादा है तो एलसीएम निकालो ना, यदि आपको नहीं मिल रहा है वो तो फटाफट एलसीएम निकालो, 3 5 7 एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो 7 पंचे 35, 35 105 है ना, तो 105 तुम्हारा लोगे तो उससे तो कटेगा ही, तो 105 लोगे तो उससे सब कटेगा। मान लो मैं 105 ले लिया, 105 से सब कटेगा, करेक्ट। तो 105 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, और यहां से 105 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, 105 को आपने 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, 105 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 कम 21 आएगा, ठीक है। और 105 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो ये 1 हो गया, बच गया 3, ये हो गया 3, तो 35/7 ये आपका हो जाएगा 5। तो देखो आ गया। अब सबको जोड़ो, ऐड कर दो, 35 21 15 है ना, तो 5 5 10 और 1 11 हो गया, और 3 2 5 1 6 1 7 आ गया 71। मान लो यहाँ पे 71 एम्पियर है, जितना गंदा लोगे उतना ही गंदा, लेकिन एग्जाम में बहुत ही इजी होता है। तो 71 यूनिट इज इक्वल टू 71, देखो तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1 यूनिट इक्वल टू 1 एम्पियर, तो बस आ गया 35 एम्पियर, 21 एम्पियर, 15 एम्पियर, आपका आंसर आ गया। तो कॉम्प्लिकेटेड ले सकते हो आप, अभी वो तो आपके कैलकुलेशन के ऊपर है कि हाउ फास्ट यू कैलकुलेट, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये जस्ट मैंने लिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिया, ठीक, और चीजों को मैंने कवर किया। चलो अब मैं मान लो यहाँ पे कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर लास्ट इसमें ले लेता हूं कैपेसिटर, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पे कैपेसिटर की बात करूं, ध्यान से देखो, अब कैपेसिटर की, यहाँ पे मैं कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर की, ठीक। तो व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या होगा, चलो अब कैपेसिटर की मैं बात कर लेता हूं, ठीक। चलो फटाफट कैपेसिटर को लगा दो अब पैरेलल में। तो ये मेरे पास कैपेसिटर, ये अब सब चीज इसमें आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। मान लो 3 कैपेसिटर है और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको मैं बोल देता हूं C1, इसको मैं बोल देता हूं C2, इसको मैं बोल देता हूं C3। 3 कैपेसिटर है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके। तो यहां पे थर्ड हेडिंग डालो इसी में, कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, ये, ठीक। तो अब कैपेसिटर है, और कैपेसिटर जो है आपका किस में कनेक्टेड है, आपका जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होने वाला है चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके। यहाँ पे थोड़ा कॉपी भी कर दो, चलिए। तो अब आ जाओ बैक, यहां से 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, C1 C2 C3, देयर आर द 3 कैपेसिटर्स, दीज आर द 3 कैपेसिटर्स। तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ओके। 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, तो यहां से अपन निकालेंगे। लेट अस मैं निकाल दूं कि ये मेरा टोटल करंट है, ये टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट है। तो करंट डिवीजन रूल मैंने लगाया, तो टोटल करंट I जो है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस ये I3 के इक्वल होगा। दिस इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट I1 प्लस I2 प्लस I3 मैंने लिख दिया, ओके। अब किसी भी कैपेसिटर में करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट, और ये तुम्हारा हो जाएगा dV/dt, और सबका वोल्टेज सेम है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा C1, और ये भी तुम्हारा dV/dt हो जाएगा।
और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा C2, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा dV/dt हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा C3, और ये भी तुम्हारा dV/dt। तो dV/dt बोथ साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा ये तुम्हारा हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर? C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्ट होता है, कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होता है? जुड़ता है, एडिटिव होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो अपने कॉपी में। ठीक, ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की आप बात करोगे, जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा, XC इक्विवेलेंट जो होगा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा हो जाएगा XC1 XC2 XC3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा XC1 XC2 प्लस XC2 XC3 प्लस XC3 XC1 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये आपके पास हो जाएगा। जब कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस में होता था। ठीक, तो कैपेसिटर की मैं स्पेशली बात करूं तो कैपेसिटर एडिटिव होगा पैरेलल में। ठीक है, कैपेसिटर एडिटिव होगा, करंट एडिटिव होगा, वोल्टेज सेम होगा, एनर्जी एडिटिव होगा, एनर्जी एडिटिव होगा, एनर्जी एडिटिव होगा। ठीक है, और मैं बात करूं यहां पे, हाँ, और मैं बात करूं तो ये सब चीज आप देख सकते हो। और नेट कैपेसिटेंस जो होगा, अब एक चीज और लिख लो इसी में, जो नेट कैपेसिटेंस तुम्हारा होने वाला है, मतलब C इक्विवेलेंट जो होने वाला है, व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो द C इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन द C मैक्सिमम। C मैक्सिमम, ये ध्यान रखना, C मैक्सिमम पैरेलल के केस में बात कर रहा हूं, लेकिन X इक्विवेलेंट की बात करोगे तो वो लेस देन हो जाएगा X मिनिमम के, XC मिनिमम के। ये सब ध्यान रखना आप लोग, ये सब पैरेलल की बात हो रहा है, पैरेलल की बात। क्लियर? ये सब पैरेलल की बात हो रहा है। ठीक है, सब पैरेलल की बात हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने कॉपी में कैरी करो, लिखो, नोट करके रखो, और उसी सारे पॉइंट्स को आप लोग पढ़ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जिसको आपको अपने कॉपी में लिखना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब इसी में देखो, कैपेसिटर में ही आप करंट डिवीजन रूल की बात करोगे, कैपेसिटर में करंट डिवीजन रूल की बात करोगे, CDR जिसको आप बोलते हो। तो जब आपका कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट डिवीजन रूल की आप बात करोगे, तो करंट डिवीजन रूल तो बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल की आपकी नीड ही नहीं होता, फिर भी आप करंट डिवीजन, I1 को तुमको निकालना है, I1 को तुमको निकालना है। लेट्स कंसीडर, तो मान लो I1 को तुमको निकालना है, ये I1 को। ठीक, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज बाई, ये वोल्टेज बाई रिएक्टेंस XC1। ठीक, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V डिवाइडेड बाई, या V डिवाइडेड बाई ना लिख करके ऐसे लिख दो, XC1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/ओमेगा C1, ओमेगा C1, ओमेगा तो कट जाएगा तो छोड़ो, 1/C1 V इंटू C1 भी लिख सकते हो आप। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें I1 की वैल्यू को निकालोगे, I1 की वैल्यू को निकालोगे तो V का वैल्यू अब क्या होगा? V का वैल्यू है ना, V का वैल्यू क्या होगा? V का वैल्यू हो जाएगा इसका, V का वैल्यू आप निकालोगे तो V का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे ऐसा करके, टोटल करंट इंटू X इक्विवेलेंट। ठीक, X इक्विवेलेंट ऐसा करके। ठीक है, इस तरीके का आप लिख सकते हो। ओके, तो अभी आप जस्ट इसको लिख लो, इसके फॉर्म में अभी लिख लो, जस्ट आप इसके फॉर्म में लिख के रखो। ये हो गया ऐसा। अब यहां से आपका भी जो है I, हाँ, X इक्विवेलेंट मुझे पता है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये मैं लिख देता हूं यहां पे I। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं I1 मुझे निकालना है, तो जस्ट मेरे पास हो जाएगा 1/XC1, ये XC1 हो गया। और V का वैल्यू मैं अब लिखता हूं, तो V का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा? V का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा I, और X इक्विवेलेंट मुझे क्या मिलेगा पैरेलल के केस में? X इक्विवेलेंट मुझे मिलेगा XC1 XC2 XC3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा XC1 XC2 प्लस XC2 XC3
प्लस XC3 XC1, ये मुझे मिलेगा। तो यहां से XC1 कट गया, तो I1 का जो वैल्यू मुझे मिला वो मिला मुझे I, ओके। और यहां से मुझे मिल जाएगा XC2 XC3 डिवाइडेड बाई XC1 XC2 प्लस XC2 XC3 प्लस XC3 XC1, करेक्ट। तो ये तुमको मिल गया। ऐसे ही फर्दर आप I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। देखो यूज तो करना नहीं है लेकिन लिखते हो आप लोग ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के टर्म में। मान लिया जाए इसी को कैपेसिटर के टर्म में मैं लिखना चाहूँ, तो ये मेरा I1 हो गया और ये मेरे पास I हो गया। कैपेसिटर के टर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा मेरे पास। तो यहां से जस्ट मैं इसको लिख देता हूं इंटू 1/C2 और C3 हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, डोंट वरी, ये हो जाएगा। और यहां से भी मेरा क्या हो जाएगा 1/C1 C2 प्लस 1/C2 C3, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ही चीज है वैसे, प्लस 1/C3 C1। अब इसको सॉल्व करो एलसीएम वेलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो जस्ट आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग शॉर्टकट में भी चीजें रेडी कर सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप लोग खुद उसको ट्राई करना, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके आंसर ले आना है यहाँ पे, ठीक। चलो तो ये मेरा CDR हो गया, CDR हो गया। अब देखो इसमें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। मान लो इसमें क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, इधर देखते रहो आप, इसमें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। मान लो मेरे पास क्या है कि 3 कैपेसिटर है, ये C1 ये C2 ये C3, और मैं बोल देता हूं अभी बहुत लेंथी हो रहा है वीडियो, आप लोग उसको सॉल्व करना। ये 2 फेरेड का है, ये 4 फेरेड का है और ये मेरे पास 6 फेरेड का है। अब 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपको करंट निकालना है, तो आप मुझे ये बताओ कि करंट और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है। करंट और कैपेसिटर में, तो करंट इज इक्वल टू V बाई XC होता है। XC से आप इसे लिख सकते हो 1/C, है ना, ओमेगा भी रहेगा बट ठीक है वो कट जाता है। तो इसका मतलब V इंटू C आएगा। इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आपका आता है। इसका मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आपका आता है। ये क्लियर है। और जब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है तो कुल मिला के यहां भी अपन क्या करेंगे पता है, 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये मेरे पास 12 आ गया ना, तो 12 यूनिट इज इक्वल टू कितना वोल्ट, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मान लो 24 वोल्ट। तो 12 यूनिट इक्वल टू तुम्हारा 24 वोल्ट हो गया। आ रहा है बात समझ में। तो 1 यूनिट तुम्हारे पास किसके बराबर हो गया, तो 1 यूनिट तुम्हारे पास 2 वोल्ट के बराबर हो गया। तो कितना यूनिट है तुम्हारे पास भाई, 2 4 6, मल्टीप्लाई कर दो 2 का, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ने 4 वोल्ट आएगा। सॉरी, करंट हम लोग निकाल रहे हैं ना, वोल्टेज मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां पे मैं करंट निकाल रहा हूं ना बच्चा, वोल्ट कैसे, ये 24 एम्पियर, नॉट वोल्ट, ये 24 एम्पियर, तभी मैं बोला पैरेलल सर्किट है 24 एम्पियर। तो 12 यूनिट किसके बराबर है, 24 एम्पियर। तो 1 यूनिट 2 एम्पियर के बराबर होगा। तो मेरे पास I1 की वैल्यू कितना आएगा, I1 2 फेरेड है तो 2 इंटू 2 कर दो, आपका 4 एम्पियर आ गया। I2 की वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, कितना फेरेड है, 4 फेरेड है, 4 इंटू 2 कर दो, 8 एम्पियर आ गया। I3 की वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास 6 फेरेड है, 6 इंटू मैं 2 कर दिया तो मेरे पास 6 दूनी 12 एम्पियर आएगा। करेक्ट। तो दिस इज माई राइट आंसर, ये मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। इतना क्लियर। तो I1 I2 I3 मुझे पता चल गया, 4 एम्पियर 8 एम्पियर 12 एम्पियर। ठीक। तो इसको जब पैरेलल में कैपेसिटर रहेगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे आप, कैसे सॉल्व करना है, जैसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज में सॉल्व करते थे वैसे बिल्कुल उल्टा सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा तो वैसे ही सॉल्व करना है। यदि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहा तो भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए मान लो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहा, ठीक है, इफ इट इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इफ इट इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में आपको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में आपको बिल्कुल मान लो ये आपका करंट है, ठीक है, और ये आपका कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस, ये मान लो यहाँ पे आपका 2 ओम दे दिया, ये 4 ओम दे दिया और ये 6 ओम दे दिया। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व मत कर देना 6 4 10 2 12 यूनिट इक्वल टू इतना करके मत कर देना। अब ये कैपेसिटी ओम में दिया है यूनिट ना, ये तुमको करंट निकालना यहाँ का यहाँ का यहाँ का, तो ये तुम्हारे पास I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। आ रहा है बात समझ में। तो I1 I2 I3 ये दे दिया तुमको, 2 4 6 दे दिया, ठीक है। अब ओम में है, कैपेसिटर तो है बट यूनिट ओम में है, तो ध्यान देना। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, 1/2 each to 1/4 पैरेलल है ना, 1/6 ऐसे सॉल्व करना है। कोई नंबर सोचो जो कर जाए, 6 नहीं 12 कर जाएगा, 12/2
12/2 करोगे तो कितना आएगा 6, 12/4 3, 12/6 2, तो 6 3 9 2 11, 11 यूनिट। 11 यूनिट इज इक्वल टू, मान लो तुम्हारे यहाँ पे कितना एम्पियर है 22 एम्पियर, तो 22 कर दो। 1 यूनिट तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 यूनिट 2 एम्पियर के बराबर आ गया। तो भैया यहाँ पे कितना एम्पियर है 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 एम्पियर आ गया। 6 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 एम्पियर आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 एम्पियर आ गया। तो दिस इज योर आंसर। तो ध्यान देना यूनिट क्या दिया है, ये यूनिट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अभी हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में ही देखा, सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में ही देखा, और वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल को हमने देखा। अभी और क्वेश्चन लूंगा मैं इसके बारे में, और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो और क्वेश्चन लूंगा और कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, तो वहां पे मैं और बातें करूंगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं इतना ही बातें करता हूं इस लेक्चर में, फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।